नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। पुणे कल्याणी नगर भीषण दुर्घटना मामले में आरोपी वेदांत को 12 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। उसे पुणे के बाल सुधार गृह में रखा गया है। वेदांत पर आरोपी के ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में उसने 2 लोगों को कुचल दिया है। आपको बता दें कि वेदांत के फरार पिताजी विशाल अग्रवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 5 लोगों पर पुणे पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। तो वहीं बता दें कि आरोपी नाबालिग होने की वजह से जमानत पर छोड़ दिया गया था। एक निबंध और 15 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस का काम करने के लिए उसे कोर्ट ने कहा था। आरोपी वेदांत के पिताजी एक नामी बिल्डर होने की वजह से पुणे ये हादसा पुणे पुलिस स्टेशन से दबाने की कोशिश की। तो वहीं आपको बता दें कि विदाउट ब्लड सैंपल वेदांत को 15 घंटे में जमानत हो गए और इसे लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे। तो वहीं संजय राउत ने पुणे पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुणे कमिश्नर को सस्पेंड कर देना चाहिए। कल्याणी नगर भीषण दुर्घटना मामले में केस दर्ज होने के बाद फरार हुए ब्रह्मा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बिल्डर विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है, दरअसल पुणे का जो एक्सीडेंट का ये पूरा मामला है, 19 मई की ये पूरी घटना है, जिसके बाद आपको बता दें कि कई इस मामले में खुलासे भी किए गए हैं, दूसरी तरफ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो नाबालिग आरोपी है, दरअसल एक बार उसको फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल चलनी चाहिए, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की ओर से, वो सभी तरीके से की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि हालांकि जब सबसे पहले ये घटना घटी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, 19 मई का ये पूरा मामला है। ये पूरा मामला ड्रिंक एंड ड्राइव केस को लेकर किया गया है, जहां 17 साल और 8 महीने का लड़का, जिसे नाबालिग बताया जा रहा है, जो कि बालिग होने से महज बस 4 महीने कम है, और इस पूरे मामले में उसको पहले जब गिरफ्तार किया गया तो जुवेनाइल कोर्ट की ओर से उसे 300 शब्दों का निबंध पहले लिखने के लिए कहा गया, और उसके बाद जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक बार फिर से उसे गिरफ्तार किया गया है। वो अभी पुलिस रिमांड में है, पुलिस कस्टडी में है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस पूरे केस को लेकर, चाहे वो ट्रैफिक नियमों की हम बात कर ले, उसे लेकर भी यहाँ पर कई सवाल खड़े किए जा रहे। दूसरी तरफ अगर ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर बात कर ले, यहाँ पर भी कई ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को भी लेकर यहाँ पर कई ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चूंकि आए दिन हम ड्रिंक एंड ड्राइव और इस तरीके की दुर्घटनाओं की खबरों से वाकिफ जरूर होते हैं, लेकिन पुणे में जिस तरीके से ये घटना घटी, एक लग्जरी कार, लगभग 2.5 करोड़ की ये कार पॉश, जिसे वो नाबालिग लड़का ड्राइव कर रहा था, चला रहा था, वो शराब के नशे में धुत था और 2 लोगों को यहाँ पर वो कुचलते हुए, रौंदते हुए चला जाता है, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। सबसे पहले दरअसल जब 19 मई को ये घटना घटी तो उसके बाद जो भीड़ वहां पर थी, उसने किसी भी तरीके से उस नाबालिग लड़के को पकड़ा और उसके बाद उसके साथ मार पिटाई भी की गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो 2 लड़के, दरअसल एक लड़का और एक लड़की, जो इस मामले में जिनकी मौत हो गई है, इस दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई है, एक तरफ उनके भी परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ गिरा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा चुकी है। जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि यहाँ पर कई ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे पुलिस की कार्यशैली को लेकर हो, या फिर इस केस से जुड़े तमाम एक्ट को लेकर हो, या फिर इस केस से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर हो, यहाँ भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और उन सभी सवालों का जवाब भी लेने के लिए दरअसल हम कोशिश करेंगे। कमलजीत सिंह, जो कि एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलजीत जी, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। दरअसल देखिए, ये 19 मई का ये पूरा मामला है और मुझे लगता है आप इस खबर से वाकिफ भी होंगे। पुणे में जिस तरीके से एक नाबालिग लड़के ने 2 लोगों को रौंदते हुए जो तस्वीर सामने आई, दोनों लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद एक तरफ उसके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ गिरता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इस पूरे हम मामले को देखते हैं, यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर, दूसरी तरफ ट्रैफिक एक्ट को लेकर हम कह ले, मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कह ले, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर कह ले, कई तरीके से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट अभी कार्रवाई कर रही है, मैं उनकी पहलुओं को भी आपसे समझने
समझना चाहती हूँ। और साथ ही ये जो जुवेनाइल एक्ट है जिसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये क्या है, आखिर कैसे इस तरीके के मामले में इस एक्ट को लगाया जाता है, क्या कुछ इसके पहलू है, समझाएं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जुवेनाइल एक्ट की बात करते हैं तो जुवेनाइल एक्ट ये बिल्कुल ये कहता है कि जो बच्चा या जो भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है उसके लिए कस्टोडियल ट्रायल, रिमांड ट्रायल या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं करी जा सकती जिससे उसको आगे अफेक्ट हो। अब इसके अंदर मेन मुद्दा होता है कि एज को वेरीफाई करने के लिए जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होती है जो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है और कोशिश रहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हो, जहां पे अगर ऐसी कोई घटना जो एक नाबालिग के तरीके से होता है या कोई नाबालिग अगर उसमें एंगेज होता है तो उसकी एज को वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि एज जो होता है वो बहुत मटेरियल फैक्ट होता है किसी भी इंसान को डिक्लेयर करने के लिए जो 18 साल की उम्र के अंदर है या 18 साल की उम्र के बाहर है। तो बहुत सारे केसेस के अंदर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो बनती है उसके अंदर पहला मुद्दा रखा जाता है कि एज को डिफाइन किया जाए। जब एज डिफाइन करने की बात करी जाती है तो उसके अंदर 3 फैक्टर को देखा जाता है। पहला फैक्टर देखा जाता है कि आपके स्कूल सर्टिफिकेट या फिर जो मार्कशीट है जो अमूमन हम कहीं पर भी अपना जो एज वेरीफाई कराते हैं वो देते हैं। अगर बाई चांस अगर वो फेल हो जाता है तो हमारी एक मेडिकल टेस्टिंग टीम होती है जो मेडिकल टेस्ट करती है और उसको देख के पता चलता है कि वो एज है या नहीं है। तीसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर पता चला जाता है कि वो मैच्योरिटी लेवल किस लेवल का है, क्या 18 साल के ऊपर का मैच्योरिटी लेवल है, क्योंकि इसके अंदर ये जो एज होता है ये एज मेलिबिलिटी एज होता है, मतलब एक मिश्रित एज होता है अपने उम्र के उस पड़ाव में जाने के लिए। तो कोर्ट जो है इस चीज को चेक करती है। जब एज को चेक कर लिया जाता है फिर उसकी गुनाहों को चेक किया जाता है, किसने किस तरीके के एक्ट को कमिट किया है। इस प्रेजेंट केस में जो आप बात कर रही हैं जो हमारे सामने आया हुआ है, इस केस के अंदर साफ साफ ये डिक्लेयर है कि वो एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो बच्चा है, इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो 17 साल 8 महीने 6 महीने मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कितने दिन का, लेकिन वो 18 साल से नीचे का है। तो अब जो भी लायबिलिटी बनती है वो कार ओनर के ऊपर बनती है कि उस कार को जो ओन कर रहा था, जो भी हो, चाहे उसके पिता हो चाहे कोई भी हो, ये सारी लायबिलिटी जो है वो उनके पिता के ऊपर चली जाएगी या फिर जो भी उस कार को ओन कर रहा था। पहली चीज की कार ने एक्सीडेंट किए तो कार की जिम्मेदारी कौन लेगा? जरूर है कि उसके जो मालिक है वो उसका जिम्मेदारी लेंगे। उसके बाद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो उसके बाद क्या होगा कि जब ये चीजें कार डिटरमाइन हो जाएगी और उसके बाद जो एक्शंस हुए हैं, मान लीजिए मर्डर हो गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया है, जो भी लोग थे उस घटनाक्रम में उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके अंदर जो भी धाराएं चलाई जाएंगी, जो भी आईपीसी के सेक्शंस हैं, जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब उस कार ओनर पे चला जाएगा, ना कि उस बच्चे के ऊपर चला जाएगा। ये बिल्कुल है। और अभी प्रेजेंट केस के अंदर क्या हुआ है कि जो पुलिस है उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया है, उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ये मामला रखा है, उन्होंने उनको कुछ चीजें देके और ये अभी अपील के अंदर जाएगा। चलिए ठीक है, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। सतीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। सतीश, अभी इस पूरे मामले में किस तरीके से पूरी कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि देखिए 19 मई को जब ये घटना सामने आई उसके बाद हमने देखा कि एक काफी ज्यादा कार्रवाई भी यहाँ पर की गई। हालांकि पहले शुरुआती दौर में सिर्फ एक निबंध लिखने की सजा दी गई, फिर उसके बाद 15 घंटे बाद उसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि जब इस पूरी जांच की आंच ज्यादा तेज हो जाती है और पूरी जो ये मामला है जब वो तूल पकड़ने लगता है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई ज्यादा देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल मौजूदा क्या कार्रवाई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सतीश, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, ठीक करा के आपके पास एक बार वापस लौटने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 19 मई का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत न्याय दिलाने की मांग रखी जा रही है और कार्रवाई करने की भी बात यहां पर की जा रही है। और चलिए हमारे साथ बाबा साहेब बुधवंत भी जुड़ चुके हैं जो कि रिटायर्ड एसीपी है। स्वागत है आपका बुधवंत जी टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले तो इस केस को भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए कई तरीके के पहलू इस केस के अलग अलग तरीके से यहाँ पर सामने आ रहे हैं, चाहे वो पीड़ित पक्ष की ओर से जो तमाम बातें रखी गई है, जो मांगे रखी गई है, या फिर पुलिस की कार्यशैली को भी लेकर वो आपसे समझना चाहेंगे। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव का भी केस लग रहा है और कई अलग अलग धाराएं हैं जिसके तहत पुलिस ने अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। नमस्ते मैडम जी। अभी तो पूरा आपका मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, अभी तो धारा भी बहुत सख्त लगाई है।
और इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा चल रहा है। अभी ये केस फास्ट ट्रैक भी चल सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, वो ये केस को जल्दी से जल्दी निपटा सकते, डे टू डे हेयरिंग हो सकती है। अभी धारा भी अच्छी है, अभी उनको वो जो उनके पिताजी वो कार का ओनर है वो उनको भी अरेस्ट हुआ है, और वो जो मालिक है उनके लिए भी अभी कोर्ट में चल रहा है, उसको मालिक समझा जाएगा ना, इसमें अंदर समझा जाए। लेकिन अभी तो बहुत फर्क है, लेकिन वो फास्ट ट्रैक कोर्ट से होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ नहीं, वो फास्ट से क्या होगा, वो बेल भी नहीं हुआ, वो जो अंडर ट्रायल चलेगी, अंडर ट्रायल यानी मीन वो दोनों ही जेल में रहेंगे, और जेल रहते ही केस का निकाल लग जाएगा। इसलिए वो जितनी गाड़ी फास्ट चला रहा था उतनी फास्ट अभी डिसीजन होना चाहिए कोर्ट का। हाँ ठीक है, एक सवाल दरअसल मेरा आपसे ये भी है कि देखिए जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद जुवेनाइल एक्ट को भी लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा सवाल खड़े किए गए कि आखिर एक नाबालिग जो कि दिख रहा है तस्वीरें में, तस्वीर जो सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कैसे वो टक्कर मारता है और उसके बाद की जो पूरी घटनाक्रम होती है वो भी सामने आती है। लेकिन जो सजा कोर्ट की तरफ से दी गई कि 300 शब्दों का पहले निबंध लिखना पड़ेगा, उसके बाद 15 घंटे में उसकी जमानत कर दी जाती है, उसके दादा आते हैं, दादा के आश्वासन के ऊपर 7500 रुपए का यहाँ मुचलका भरा जाता है और उसके बाद जमानत उसकी कर दी जाती है। लेकिन फिर भी अब उसे गिरफ्तार किया गया है, वापस से उसको रिमांड में लिया गया है, आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बार बार पीड़ित पक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि ये जो मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसमें न्याय मिलना चाहिए। क्या कुछ वो प्रावधान होते हैं, फास्ट ट्रैक के नियम क्या कुछ कहते हैं, और किस तरीके से इसमें अगर कार्रवाई होगी तो क्या कुछ यहाँ पर प्रावधान होंगे? नहीं, अभी तो पुलिस ने वो गलती सुधार दी है। अभी वो धारा जो पहले करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। अभी उसको तुरंत जो पहले जो कलम लगाए वो भी अवेलेबल था, वो तो गलती थी। लेकिन अभी जो पुलिस कन्विक्शन सही ट्रैक पे चल रहा है, और जो पीड़ितों को जो डिमांड है फास्ट ट्रैक कोर्ट से, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है। वो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है, राज्य सरकार अगर चाहता है ये डे टू डे हियरिंग और फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए तो चल सकता है। इसलिए स्पेशल पीपीसी यानी वकील की वो नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और वो हो सकता है फास्ट ट्रैक में हुआ तो सजा होने का ज्यादा चांस रहता है। क्योंकि विटनेस जो इन्वेस्टिगेशन में जो विटनेस होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे को लगता है फास्ट ट्रैक अच्छा रहेगा अगर किया। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए। सतीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सतीश, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? जी सतीश, जानकारी दीजिए कि इस पूरे मामले में अभी किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, पुलिस की कार्यशैली यहाँ पर कैसे है, और क्या क्या वो अलग अलग धाराएं हैं जिसके तहत अब पुलिस ने ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी है, चाहे वो उसके पिता की गिरफ्तारी हो या फिर उसको वापस से रिमांड में लेना हो, कि इसके अलग अलग पहलुओं में क्या कुछ यहाँ कार्रवाई है? जी देखिए प्रीति जी, पहले वेदांत पर 304 और 304A दाखिल किया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको जमानत के तौर पर निबंध लिखने की सजा दी और 15 दिन पुलिस के साथ काम करके उसे ट्रैफिक पुलिस का के साथ काम करने की सजा दी। लेकिन ये नाबालिग लड़का, देखिए नाबालिग लड़का अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके पास उसका बैंक अकाउंट है, उसके पास ड्राइविंग करने का तजुर्बा है, उसके पास जैसे आम आदमी, जैसे बड़ा आदमी अपना वर्ताव करता है, वैसे उसका सब रहन सहन है, चलने फिरने का वैसा ढंग है, उसका नाबालिग हम कैसे कह सकते हैं? नाबालिग लड़का शराब पी के तेज गाड़ी चलाता है, लोगों को उड़ाता है, 2 लोगों को कुचल डालता है, ये कैसा नाबालिग है? इसको नाबालिग ना समझते हुए ये 18 साल यानी कि 17 साल 8 महीने का ये लड़का है, इसको बालिग कहा जाए। इसको जैसे बड़े आदमी को सजा दी जाती है ऐसी सजा दी जाए, इसके परिवारजनों का ऐसा मत है। और जो संविधान है वो संविधान की पुलिस कर्मियों ने धज्जियां उड़ाई है, क्योंकि ये इसकी जो शराब की टेस्ट थी, ये अल्कोहलिक टेस्ट थी, वो 12 घंटे बाद पुलिस ने की, और 12 घंटे बाद अगर कोई शराब की या अल्कोहल की टेस्ट करता है तो 12 घंटे बाद वो शराब की टेस्ट या अल्कोहल की टेस्ट नेगेटिव आती है।
12 घंटे से पहले वो शराब की टेस्ट या अल्कोहल की टेस्ट करना जरूरी है, ये पुलिस ने नहीं किया। पुलिस ने इस हादसे में जो लड़के के पिताजी, वेदांत के पिताजी है, उनसे कुछ रिश्वत लेके ये लड़के की जो अल्कोहलिक टेस्ट है वो आगे कर दी और 15 घंटे बाद ये लड़के की, वेदांत की अल्कोहल टेस्ट हो गई, उसमें वो नेगेटिव आ गया और ये जो केस है ये एकदम खोखला बन गया। ये खोखला बन गया ये केस और इसी की वजह से वेदांत को रिलीफ मिली, वेदांत को 1 दिन का जामीन मिला और वापस वो जामीन खारिज कर दिया और उसको आज 12 दिन की कस्टडी मिली है। वो जो बच्चों की जेल है उसमें अभी कैद है 12 दिन के लिए। प्रीति जी, ठीक है सतीश, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। कमलजीत जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। कमलजीत जी, चूंकि देखिए इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो कोर्ट का रुख कैसा है आरोपी के प्रति, इस पर सबसे ज्यादा गौर किया जाता है। पहली बात तो ये इस मामले में कि 300 शब्दों का जो निबंध लिखने की सजा पहले कोर्ट की तरफ से दी गई, उस पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो बालिग होने वाला है सिर्फ 4 महीने ही कम है। बालिग की उम्र अगर 18 साल है तो वो 17 साल 8 महीने का वो लड़का है। तो ऐसे में जब वो गाड़ी चला सकता है, शराब का सेवन कर सकता है, तो फिर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया जो है वो फिर अलग कैसे साबित हो जाती है, ये भी आप मुझे समझाइएगा। दूसरी बात ये भी है कि इस पूरे मामले को देखते हुए तो फिलहाल तो अभी यही समझ में आ रहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि जिस रफ्तार से गाड़ी को चलाया जा रहा था और उसके बाद वो दूसरे बाइक वालों को टक्कर मारते हुए फिर वो आगे वो गाड़ी निकल गई, कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस की कार्यशैली पर भी लेकिन यहाँ पर उठ रहा है। लेकिन अगर हम एक्सीडेंट के मामलों को साफ तौर में देखें तो साल 2021 की बात करें 1,07,000 के आसपास एक्सीडेंटल केसेस है कमलजीत जी। 2022 में ये आंकड़ा बढ़ जाता है, लगभग 3-4 हजार आंकड़ा और बढ़ जाता है, जो कि 1,10,000 से ऊपर हो जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है? ड्रिंक एंड ड्राइविंग केसेस में वो सारे एक्ट आखिर कैसे यहाँ पर प्रक्रिया में लाए जाते हैं, किस तरीके से सभी एक्ट को लगाया जाता है, धाराओं को लगाया जाता है, और ये केस आखिर दूसरे केसों से अलग कैसे हो रहा है? देखिए मैम, ये केस सच में किसी और भी केसेस से अलग है, जैसे कि मैंने पहले वक्तव्य में आपको बताया, क्योंकि इसके अंदर जो जिसने ये एक्ट किया है वो एक जुवेनाइल है। पहला फैक्ट मैंने आपको पहले बता दिया इसके अंदर कि हम चाहे कितने भी इमोशनल, एथिकल, मॉरल, प्रोफेशनल किसी भी बातों की बात कर लें, लेकिन कोर्ट फैक्ट को मैटर करती है कि कोर्ट वो देखती है कि भाई एज क्या है। क्योंकि मैम अगर ऐसा कोई जजमेंट अगर ट्रायल कोर्ट अगर पास कर देती है तो ये अपील के लिए हाई कोर्ट जाएगा, फिर एपेक्स कोर्ट में जाएगा और वहां पे फैक्ट ऑफ द लॉ को चेक किया जाएगा कि फैक्चुअली जजमेंट क्या आया हुआ है। तो वहां से वापस वो ट्रायल कोर्ट पे आके बैठ जाए वो केस, तो कोर्ट कभी भी नहीं चाहेगी। मैंने आपको पहले बताया कि चाहे ये बिल्कुल सही बात है कि उसने एक्ट किया, उसने शराब पी रखी थी, वो गाड़ी तेज चला रहा था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, लेकिन वो सर्कल जो है उसके जुवेनाइल एज का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो उस कार ओनर की है, उसके साथ जो लोग बैठे हुए थे, क्या उसमें कोई जुवेनाइल से ज्यादा 18 से ज्यादा उम्र का था क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। बाकी आप दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या ये जो स्पीडिंग का मामला है, जो मोटर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हाँ, इसके अंदर जो हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे, ट्रैफिक में जो इतनी दूर से अगर मान लीजिए अगर कोई पॉश कार है 200 किलोमीटर की स्पीड अगर ले रही है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा जिसके अंदर उसने एक स्पीड लिया होगा, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग होंगे, तो वो वहाँ पे क्या थे, उन्होंने इमीडिएटली उसको रोका क्यों नहीं, बार क्यों इतनी लेट तक चल रही थी, ये सारे क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन का है। ठीक है, और जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इससे पता चल के आएगा कि क्या वो, मैम देखिए जो कोर्ट है वो बहुत सारी चीजें, जो जुवेनाइल होता है मैम, इसके अंदर बहुत सारे डिफेंस क्रिएट होते हैं, लाइबिलिटी से ज्यादा डिफेंस क्रिएट होने लग जाता है कि क्या उसने खुद से शराब पी थी, ये बहुत क्लियर है वीडियो से कि उसने खुद से शराब पी थी, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं उस परिवार के साथ हूँ जिसके घर से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि फैक्ट क्या कहता है केस का। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, बुधवन जी का रुख करेंगे। बुधवन जी, चूंकि देखिए कमलजीत जी भी यही कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा कठोर कार्रवाई या फिर जो भी सबूत होंगे वो तो पहले पुलिस की ही ओर से दिए जाएंगे, उसके बाद इस मामले में कुछ होगा। लेकिन जब ये घटना सामने आई, जब ये प्रकरण इसमें शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कार्यशैली पर भी सवाल उठा कि लगभग 12 से 15 घंटे बाद किसी का एल्कोहल टेस्ट क्यों किया जा रहा है, और आरोप पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी ये भी लगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर तो एक ही है कि
पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर आम लोगों में जो भावना रहती है उसका एक अलग यहाँ पर पीड़ित पक्ष की ओर से अपने तमाम दलील दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक नियमों की खास तौर पर बात करें, हम अमूमन देखते हैं कि दिन भर काफी ज्यादा चहलकदमी होती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या फिर जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं उनकी तरफ से अच्छी खासी मुस्तैदी होती है। लेकिन जब रात में इन चीजों की जरूरत जहां ज्यादा होती है वहां पर ये चीजें कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ना कि इस तरीके की घटना बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं घटना पर रोक लगाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ने जो कहा सही है। पहले तो पुलिस के ऊपर तो प्रश्न तो लगा है, क्योंकि उसे जो इमीडिएट जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है, जो कार्रवाई होना चाहिए करना चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने नहीं की, ये सही बात है। लेकिन उसने कानून के आड़ जाके कानून का फायदा उठाया, क्योंकि वो नाबालिग था, इसलिए वो कोई कानून से वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसके ओनर के ऊपर को सब आता है, इसलिए उसने पुलिस ने थोड़ा वो कर दिया। लेकिन अभी जो उसने जो कलम पहले से 3 से 4 लगाया था, यानी कि 3 से 4 यानी कि वो अवेलेबल रहते हैं, अभी 3 से 4 लगाए, वो कल पर वो हमेशा ही मर्डर बोलते हैं उसको, ये सीरियस कलम है, अभी उसको इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा होगा। लेकिन जो ट्रैफिक के नियम रहते, ट्रैफिक के जो किरकोल यानी कि माइनर रूल रहते हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक में ज्यादा तजुर्बा देना चाहिए, क्योंकि छोटे वो सिग्नल नहीं छोड़ा, लेन तोड़ी, हेलमेट नहीं पहना, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई तो ये बड़े हादसे नहीं हो सकते। लेकिन अभी वो तो हुआ है, इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन तो होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी आप बोल रहे जो उस टाइम पुलिस नहीं थे, और रात का टाइम था, ट्रैफिक पुलिस तो रात को काम नहीं करते महाराष्ट्र में, वो तो दिन भर काम करते, लेकिन दिन भर अच्छा काम किया होता तो ये नहीं होता था। अभी ये केस पे अच्छा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब मिनिस्टर ने उसको दखल ली है, पुलिस भी ऊपर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर उसने इन्वॉल्व किए है, तो अच्छा इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको न्याय मिलेगा और फास्ट ट्रैक हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो हुआ तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। सतीश, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और कल दरअसल ये खबर भी आई थी और ये जानकारी भी मिल रही थी कि जो आरोपी नाबालिग का जो पिता है विशाल अग्रवाल, जिसे गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं उसके भी पास्ट रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है कि आखिर पूर्व में इस तरीके की चीजें हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी बात सामने आई थी। उस दिशा में पुलिस की क्या कार्यशैली है और किस तरीके से पुलिस आगे काम कर रही है? देखिए प्रीति जी, ये जो नाबालिग लड़का था वेदांत अग्रवाल, एक तो गाड़ी चला रहा था तेजी से, एक तो तेजी से गाड़ी चला रहा था जी। दूसरी बात, उसने 2 लोगों को कुचल दिया है। ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए सजा यानी कि 302 के लिए जो सजा होती है वो 20 साल उम्र कैद होती है, और ये जो 400A 407 लगा हुआ है, इसको सजा 7 साल या 3 साल होती है। लेकिन ये जो मामला है, पूरी केस छानबीन के बाद जो कोर्ट न्याय देगा, उसी न्याय के आधार पर ये अग्रवाल को सजा मिलेगी, उसके बाप को भी मिलेगी, और जो ड्राइविंग करता लड़का था वेदांत, उसको भी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पुणे ये जो शहर है, ये काफी अंडरवर्ल्ड लोग यहाँ रहते हैं, काफी अंडरवर्ल्ड, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड है, जो मुंबई के डॉन है, जो मुंबई पे राज करते हैं, गुंडा राज करते हैं, उन लोगों के संबंध पुणे में भी है, और पुणे के जो अंडरवर्ल्ड है उन्हीं से अग्रवाल के संबंध थे। जो वेदांत के पिताजी है उनके भी संबंध होने की शंका जताई जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि इनके राजनेताओं से संबंध थे, इसके लिए कुल मिलाकर यहाँ पर काफी ज्यादा आरोप भी पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं कार्यशैली को भी लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। बिल्कुल सतीश, आप बने रहे। बुधवन जी का रुख करेंगे। बुधवन जी, चूंकि देखिए ट्रैफिक नियमों को लेकर हम लोग सबको जागरूक करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार किसी ना किसी तरीके की खबरें सामने आती है जो कि उन नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती है। आप भी चूंकि प्रशासन का एक अहम हिस्सा पहले रहे हैं, ट्रैफिक नियमों को लेकर आखिर और किस तरीके से युवाओं को जागरूक किया जाए? क्योंकि देखिए तमाम तरीके की योजनाएं हो या अभियान हो, पुलिस प्रशासन की तो टीम चला ही रही होती है। हाँ बराबर है मैडम, आप पहले बार भी मैंने आपने कहा था, ये ट्रैफिक के रूल है, ये लड़के आते हैं वो जो स्टैंडर्ड में जो पढ़ते
वो पढ़ाई में सिलेबस में उसका इंक्लूड होना चाहिए। क्या उसका जैसा जैसा वो समझ में आता है, उस 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का होता है, तो वो ट्रैफिक के रूल्स का एक सिलेबस होना चाहिए 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, और सिग्नल को कैसा पार करने का, रोड कैसा क्रॉस करने का, ये तो होना चाहिए। क्योंकि वो अगर नहीं होता तो उसको मालूम, और पुलिस की भी कार्रवाई होती है वो सख्त होना चाहिए। अगर माइनर कार उसने अगर रूल का वायलेशन किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, ये तो है। अभी जो आप बोल रहे थे ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह, ये तो मेरे को नहीं लगता अटेम्प्ट टू मर्डर। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, कमलजीत से भी आखिरी कमेंट ले लेते हैं। कमलजीत जी, क्योंकि देखिए अब तो कानूनी प्रक्रिया जो है और जितना समय उसमें लगना है वो तो आगे की प्रक्रिया होती रहेगी, लेकिन एक सवाल दरअसल ये भी है आपसे, और आप इस पर कम शब्दों में, मैं चाहूंगी कि आप इस पर अपनी राय जरूर दें, आखिरी कॉमेंट जरूर दें, कि क्या जमानत के अलावा और निबंध लिखवाने के अलावा क्या उस समय कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, या स्टार्टिंग में इतना कम ट्रीटमेंट दे दिया गया और उसके बाद अब ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है? मैम, बहुत कम शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप एक जुवेनाइल को जेल के अंदर रखते हैं तो वो जिसने चाहे कोई भी क्राइम किया हो, कुछ भी किया हो, मैम उसको उस एनवायरनमेंट से बाहर जितनी जल्दी कर दिया जाए, पुलिस और डिपार्टमेंट की यही कोशिश रहती है। जो न्याय, जो कानून लाया गया है जुवेनाइल एक्ट, उसका मतलब यही है कि उसको एक अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम है कि वो डिसाइड करेगी कि वो गलत था या सही था, पहली चीज। दूसरी चीज की जो कार्यशैली, जो जजमेंट आया है माननीय न्यायालय का, वो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में जो जज ने, जो माननीय न्यायाधीश ने दिया, वो आगे एक अपील का मामला है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर विपक्षी चाहता है तो उसको चैलेंज कर सकता है। ये स्किल में कोई दुराई नहीं है कि वो आगे चैलेंजेबल हो सकता है कि आपने जो भी न्याय दिया वो क्या सही था या गलत था, लेकिन उन्हें उस समय जो सही लगा उन्होंने उस न्याय परिचय को फॉलो करके उन्होंने उसको वो जजमेंट दे दिया। अब मैं आपको एक कम शब्दों में एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। निर्भया रेप केस जब हुआ था तो उसके अंदर एक आरोपी जो था मैम, वो एक जुवेनाइल था, और सारी पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं, वो जुवेनाइल है, क्योंकि उसने ये क्राइम किया है तो उसको अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा। लास्ट लेवल तक जब हम लोग गए तो वहां तक भी उसे जुवेनाइल ही ट्रीट किया गया और उसको जुवेनाइल के तरह ही मामला किया, जबकि एक सीनियर क्राइम था। तो मैम ये लॉ बहुत क्लियर है कि जुवेनाइल के अंदर अगर कोई एक्ट होता है तो उसके ऊपर जो मेजर एक्ट करने वाला जो इंसान है, जिससे मान लीजिए इस केस के अंदर गाड़ी का जो ओनर है या फिर जो चला रहा है, वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होगा इस केस के अंदर। जुवेनाइल एक्ट के अंदर उसको कम से कम चीजों को ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। सतीश और बाबा साहेब बुधवन जी और कमलजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पुणे से ये खबर है और पुणे का ये दरअसल पूरा मामला है। 19 मई की ये घटना और उसके बाद इस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। हालांकि उस पूरे मामले में एक बार फिर से आरोपी को कस्टडी में ले लिया गया है, उससे भी तमाम पूछताछ भी उससे की जा रही है, काउंसलिंग भी उससे की जा रही है, और साथ ही आगे ये भी देखना होगा कि आखिर पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहें TNP न्यूज़। नमस्कार।